नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। क्लास 6 का यह पुस्तक है, इतिहास की पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत के नाम से। तो देखिए, आज मैं जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग को कि पूरा का पूरा क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, 10, 11, 12 जितना भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी है, सब पीसीएस पाठशाला पे कंप्लीट कराए जाएंगे। तो हम भारतीय इतिहास को शुरू करते हैं, हमारे अतीत के फर्स्ट। तो यह देखिए, जो यह बुक आती है क्लास 6 की, जो हिस्ट्री का बुक है, वह क्लास 6 में हमारे अतीत फर्स्ट के नाम से आता है, और क्लास 7 में हमारे अतीत सेकंड, और क्लास 8 में हमारे अतीत थर्ड के नाम से आता है। तो यह क्लास 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, और आज से हम शुरुआत करेंगे। और सभी पुस्तकों का, जितना भी एनसीईआरटी का बुक है, सबका रिव्यू हमारे द्वारा कर दिया गया है। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, एनसीईआरटी बुक रिव्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें एनसीईआरटी की बहुत सारी पुस्तकों का रिव्यू हमारे द्वारा किया गया है। तो देखिए, अब समय यह है कि पूरा का पूरा क्लास 6 का जो यह हिस्ट्री का बुक है, इसके यह जो सारे सारे चैप्टर हैं, वो पूरा का पूरा मैं कंप्लीट कराऊं, ताकि आप लोग की तैयारी बहुत ही बेजोड़ हो सके। तो देखिए, पहला चैप्टर है क्या, कब, कहां और कैसे। तो इसी की शुरुआत करते हैं, आज इस चैप्टर को कंप्लीट कराते हैं। और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करा देंगे तो उसके बाद कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इस पूरे चैप्टर में। तो इस तरह से बारी बारी सभी बुक को खत्म किया जाएगा, और बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही बेहतरीन ढंग से खत्म किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। तो देखिए, अध्याय फर्स्ट है क्या, कब, कहां और कैसे। तो देखिए दोस्तों, हमारे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। और यह जो भी, मतलब ऐसा नहीं है मैं इसको पढ़ाऊं तो मैं, जैसे बहुत सारे चैनल पर लोग ऐसे रटते जाते हैं, इधर भी रटते जाते हैं और कह देते हैं ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप सेकंड चैप्टर को रटते हैं। तो इस तरह से मैं नहीं पढ़ाता हूं। हमारे पढ़ाने का मतलब यह है कि यह जो बुक है, इसका जो भी चैप्टर है, अगर इसका किताब आपके पास नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, किताब बुक आप परचेज कर लीजिएगा, लिंक है दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हैं, इसका पीडीएफ चाहते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आईएसपीसीएस फ्री मटेरियल्स के नाम से टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लेंगे तो यह पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम अध्याय 1 को कंप्लीट करते हैं, और इसका मैं बहुत ही, अध्याय फर्स्ट का ही मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, और पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज के माध्यम से अध्याय फर्स्ट को कंप्लीट किया जाएगा। बहुत ही सारगर्भित, बेहतरीन टेस्ट सीरीज के माध्यम से यह आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम अध्याय फर्स्ट को देखते हैं। और अध्याय फर्स्ट में जो टेस्ट सीरीज होगी वह इतनी बेहतरीन होगी कि पूरा पूरा चैप्टर आपका अध्याय फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। और उसी तरह से हर चैप्टर को, उसी तरह से मैं सेकंड चैप्टर भी ऐसे कंप्लीट कराऊंगा, थर्ड भी कराऊंगा, फोर्थ भी कराऊंगा, फिफ्थ भी कराऊंगा। सब टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही सारी एनसीईआरटी कंप्लीट कराने का पूरा विचार पीसीएस पाठशाला का है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर की जो पहली टेस्ट सीरीज है वह मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यह हम शुरुआत करते हैं, और यह जो फर्स्ट चैप्टर का यह पीडीएफ है, फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 हमारे अतीत हिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर का यह पीडीएफ है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये है बुक, अध्याय 1 का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो यह पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेंगे तो यह पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। तो आइए इस पीडीएफ को हम देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ है। तो देखिए, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाए जाने की शुरुआत की गई थी। दूसरा है, इन फसलों को उपजाए जाने का जो क्षेत्र है, हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थीं। तो देखिए, गेहूं और जौ की बात हो रही है, तो मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाए जाने की शुरुआत हुई थी। तो यह बिल्कुल सही है, गेहूं और जौ को ही सबसे पहले उपजाया गया था। सबसे पहले उपजाया जो गया था वो गेहूं और जौ को ही उपजाया गया था। सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के बीच मेहरगढ़ में गेहूँ और जौ की खेती सबसे पहले हुई थी। दूसरा है, इन फसलों को उपजाए जाने का क्षेत्र जो है हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। ये गलत है, यह जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि गेहूं और जौ को सबसे पहले उपजाया गया था सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के बीच मेहरगढ़ में, और लेकिन यहाँ पर बोला हिमालय और विंध्य की पहाड़ियों में उपजाया गया था। यह बात गलत है। तो यही पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो केवल एक जो है वह सही है, मतलब विकल्प ए जो है वह सही है, बाकी कथन जो है वह गलत हैं। तो देखिए, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम मनुष्यों ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया था।
इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और कृथर पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था, न कि विंध्य क्षेत्र में। अतः कथन 2 गलत है। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लुहरा देव से प्राप्त हुआ है। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। सामान्यतः कृषि का विकास जो हुआ है वह गारो व मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों के मध्य हुआ है। गारो व मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी के मध्य कृषि का विकास हुआ है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। तो यह तो ऑप्शन सही है। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था 4700 वर्ष पूर्व। दूसरा देखिए, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। यह बात गलत है। देखिए, गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ था, लेकिन 5000 वर्ष पूर्व नहीं हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो यह जो दूसरा है वह गलत है, पहला ही सही है। तो कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है, तो केवल एक, मतलब विकल्प ए जो है वह सही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेंगे तो यह सारे पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसका भी व्याख्या देख लेते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई। अतः कथन 2 गलत है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता था? अवंती, वज्र, काशी या मगध? तो मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा व सोन नदी के मध्य जो क्षेत्र था वह मगध के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी राजगृह थी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। प्रश्न संख्या 4 देखिए, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो यह तो सही है, एकदम सही है। दूसरा देखिए, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। तो यह भी सही है। तो देखिए, कथन एक भी सही है, 2 भी सही है। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो 2 के दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही है, विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिए, उपयुक्त दोनों कथन सही है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा। इन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भरत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो यह जो भी बातें हैं वह सही हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपियाँ कहलाती थीं। जो हैंड रिटन जो पुस्तकें होती थीं उन्हें पांडुलिपियाँ कहलाती थीं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू से निकला है। तो यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थीं। तो यह भी सही है। ए बी सी तीनों सही है। डी देखिएगा, पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती थीं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई थीं। यह बात गलत है। देखिए, पांडुलिपियाँ जो हैं मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त बहुत जगह प्राप्त होती थी। मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त राजमहल में भी पांडुलिपियाँ मिली हुई हैं। बहुत सारे संग्रहालयों में भी पांडुलिपियाँ मिली हुई हैं। तो इसका कोई विशेष स्थान नहीं था। और जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी ऐसी बात नहीं है। पांडुलिपियाँ जो हैं तमिल में और मलयालम में भी पाई गई हैं। तो कौन सा कथन गलत है? विकल्प डी। इसका व्याख्या देखेंगे तो देखिए,
ABC सही है, परंतु D गलत है, क्योंकि पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही ये पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं से प्राप्त हुई हैं, जिनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल है। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। तो देखिए यह बात गलत है, बिल्कुल पहला ही कथन गलत है कि ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। देखिए अभिलेख जो होता था वो पत्थरों पर भी उत्कीर्ण होता था, तांबे पर भी उत्कीर्ण होता था, किसी भी धातु पर उत्कीर्ण हो जाता था। जो अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होते थे उन्हें अभिलेख नहीं बल्कि शिलालेख कहा जाता था। तो यह जो पहला है वह गलत है। दूसरा देखिएगा, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देखें और पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 कथन सही है, केवल दूसरा यही जो है वह सही है, बाकी पहला सही नहीं है। कौन सा कथन सही है? केवल 2, केवल 2, विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिए, ऐसे लेख जो पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते थे। अतः कथन 1 गलत है। कथन 2 सही है। अभिलेखों में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य, विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया? अरमाइक व ब्राह्मी में, यूनानी और ब्राह्मी में, देवनागरी और तमिल में, या यूनानी और आरमाइक में? तो देखिए अशोक का जो कंधार से प्राप्त अभिलेख है वह ग्रीक और आरमाइक में लिखा गया, मतलब यूनानी और आरमाइक में, मतलब विकल्प डी। इसकी व्याख्या देखिए, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों और भाषाओं में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 8 देखिए। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। तो बिल्कुल सही है। कारण, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो देखिए कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो कौन सा सही उत्तर है? तो देखिए ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, विकल्प ए। इसकी व्याख्या देखिए, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईस्वी का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडी कहा जाता है। बीसी का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा, तथा सी का अर्थ होता है कॉमन एरा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो PDF आप लोग को मिल जाएगा। ISPCS फ्री मटेरियल्स के नाम से टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे कंप्यूटर नोट, हैंड रिटन नोट सब कुछ मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।